प्रधानमंत्री ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले आयोजनों का किया उद्घाटन। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदले, बिस्वा भूषण हरिचंदन होंगे छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। एनटीपीसी ने कोरबा में पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों के लिए शुरू किया रोजगार मूलक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। और भिलाई में बसंत उत्सव का हुआ रंगारंग आयोजन, रविंद्र संगीत से हुआ ऋतुराज बसंत का स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर वर्ष भर चलने वाले आयोजनों का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने के लिए सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों के उस ज्ञान को गहराई से समझा था, उनके सार्वभौमिक संदेशों को उन्होंने अपने कालखंड में विस्तार दिया था। महर्षि जी वेदों के शिष्य थे और ज्ञान मार्ग के संत थे। इसलिए उनका बोध अपने समय से बहुत आगे का था। भाई और बहनों, आज दुनिया जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो महर्षि जी का दिखाया मार्ग भारत के प्राचीन जीवन दर्शन को विश्व के सामने रखता है, समाधान का रास्ता प्रस्तुत करता है। आजादी से पहले भारतीय समाज में मौजूद अनेक विसंगतियों और समस्याओं को दूर करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक जागरण का अभियान चलाया था और इस अभियान में आर्य समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। आधार स्तंभ हैं, वेदों के प्रकांड ज्ञाता और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में अविस्मरणीय योगदान देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी। सन 1824 में जन्मे दयानंद जी का युगावतरण उस दौर में हुआ जब देश सैकड़ों वर्षों की सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों और औपनिवेशिक बंधनों से घिरा था। इस कारण समाज में कई कुरीतियों और कुप्रथाओं का प्रभाव भी बहुत अधिक हो गया था। ऐसे समय में अनेक संतों, समाज सुधारकों और संगठनों ने अभूतपूर्व कार्य किया, जिनमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम अग्रगण्य है। महर्षि जी ने न सिर्फ समाज में व्याप्त बुराइयों पर तार्किक प्रहार किया, बल्कि जन जागृति की अलख जगाकर बुराइयों के समूल उन्मूलन के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के राज्यपाल बदल दिए हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमोदन कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्णन माथुर का इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। इन दोनों स्थानों पर भी नए राज्यपालों की नियुक्ति कर दी गई है। महाराष्ट्र में श्री कोश्यारी की जगह रमेश बैस को राज्यपाल बनाया गया है, जो इससे पहले झारखंड के राज्यपाल थे। जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बिस्वा भूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव का लाभ प्रदेश को निश्चित रूप से प्राप्त होगा। हरिचंदन जी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप अनुभवी नेता हैं, वर्षों
काम किए हैं और शासन प्रशासन से लेकर के सभी आपके जानकारी में है, वह आपका अनुभव है और आपके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आप संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और आपके संरक्षण में छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और नए कीर्तिमान स्थापित हो। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और केंद्र सरकार द्वारा कुछ अन्य राज्यों में भी नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का और सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। इनके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, बिहार और मेघालय के राज्यपाल भी बदले गए हैं। कोरबा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा बिजली उत्पादन के साथ ही सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी अनूठी पहल की गई है। संस्थान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस संबंध में एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक बी रामचंद्र राव ने बताया कि सामाजिक विकास दायित्व के तहत आसपास के ग्रामीण बच्चों को केंद्रीय तकनीकी संस्थान सीपेट में 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के जरिए 40 छात्रों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग के प्राथमिक पाठ्यक्रम की पढ़ाई कराने के साथ ही उनके रोजगार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। एक एनएसडीसी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम को, एनएसडीसी सर्टिफाइड प्रोग्राम को दे रहे। ये बच्चे आसपास का गांव के हैं जो पढ़ाई छूट गया था इन लोगों को फिर मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, इनका स्किल डेवलप करने के लिए और ये कंट्री का जो इकोनॉमी में अपना भागीदारी देने के लिए ये 100% स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है एनटीपीसी का। इनका थ्रू इन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए लेके आ रहे हैं। एनटीपीसी के सीएसआर कार्यक्रम के तहत चुने गए छात्रों ने बताया कि उन्हें सीपेट में आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान वे विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनके रोजगार की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। ग्रुप और फ्रेंड लोग से पता चला कि यहाँ मशीन ऑपरेटर की कोर्स किए जा रहे हैं एनटीपीसी के द्वारा सीपेट में, और यहाँ पर सुविधा मिल रही है खाने कैंटीन और 3 मंथ बाद स्कॉलरशिप की भी, और आगे कोर्स होने के बाद भेजा जाएगा बाहर कंपनी में, और कंपनी में ग्रोथ करने के भी चांसेस हैं। यहाँ सीपेट में मैं MOAIM का कोर्स कर रहा हूँ, जिसका फुल फॉर्म है मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट इंजेक्शन मॉड्यूलिंग। यहाँ हम लोग को सीपेट में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि बाल छात्रावास, कैंटीन व प्लेग्राउंड व टेस्टिंग रूम और लाइब्रेरी की सुविधा दी जाती है। गौरतलब है कि कोरबा में संचालित एनटीपीसी संयंत्र से 2600 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही एनटीपीसी द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। कांकेर जिले के छोटे बेटिया क्षेत्र में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस का संयुक्त दल कल रात छोटे बेटिया के जंगलों में तलाशी अभियान पर निकला हुआ था। तभी वहां मौजूद माओवादियों ने सुरक्षा जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों की जवाबी फायरिंग में 4 से 5 माओवादियों के घायल होने की सूचना मिली है। मुठभेड़ के बाद जवानों की मदद के लिए अतिरिक्त बल को भी मौके पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से जवानों की सुरक्षित वापसी के लिए सुरक्षा बलों को संवेदनशील इलाकों में मुस्तैद कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में भी लोक अदालत लगाई गई। जिला और सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में जिले के सभी न्यायाधीश उपस्थित थे। इस लोक अदालत में जिले भर से करीब 13,000 मामले निराकरण के लिए लाए गए थे। इनमें से लगभग 9,500 मामलों का आपसी समझौतों के आधार पर समाधान किया गया। इन प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों को 1 करोड़ 35 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने का आदेश भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत इस साल का है, जिसमें दंड संहिता में उल्लेखित राजीनामा योग्य मामले
का निराकरण किया जाता है। साथ ही घरेलू हिंसा है, परिवार न्यायालय है और NI एक्ट है, मोटरयान अधिनियम है। ये सभी अधिनियम के राजीनामा योग्य मामले का निराकरण किया जाता है। ये जो तहसील बैकुंठपुर है, उनके जो पक्षकार लंबित हैं, वे सब यहाँ आकर अपने मामले के निराकरण कराते हैं। और इसी तारतम्य में कोंडागांव जिले में भी लोक अदालत लगाई गई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने इस लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में वर्षों से लंबित प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया गया। लोक अदालत में उपस्थित न्यायाधीशों ने आपसी सहमति के आधार पर इन प्रकरणों का निराकरण किया। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने लोक अदालत के आयोजनों के लिए सभी न्यायाधीशों के प्रयासों की विशेष रूप से सराहना की। बेमेतरा में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर कल विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर PS एल्मा और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GL टंडन सहित अन्य अधिकारियों ने स्वामी आत्मानंद कन्या विद्यालय की छात्राओं को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल की गोली दी। कार्यक्रम के दौरान कृमि मुक्त अभियान के तहत बैनर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार भी दिए गए। अभियान के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GL टंडन ने बताया कि 1 से 19 साल के बच्चों को कृमि से बचाने के लिए कृमिनाशक दवा खिलाई जाती है। दवाई पूरी मात्रा में है, लगभग 4 लाख टेबलेट प्राप्त हुए हैं। समस्त जो शिक्षा विभाग है, आंगनबाड़ी है, मितानिन है, इनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। ये लोग पूरे दिन भर इसकी मॉनिटरिंग करके शाम तक के हमको रिपोर्ट देंगे। और आज जो बच्चे छूट जाएंगे, आज मुख्य दिवस है 10 को और 15 को इसका माप अप राउंड होगा। तो जो छूटे हुए बच्चे हैं उनको 15 तारीख को पुनः खिलाया जाएगा। वहीं कल के इस अभियान में छूटे हुए बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर 15 फरवरी को निःशुल्क दवा दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में कृमिनाशक दवा उपलब्ध करा दी गई है। भिलाई में गीत वितान कला केंद्र द्वारा कल बसंत उत्सव का आयोजन किया गया। रविंद्र संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम का शुभारंभ भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक अजय कुमार चक्रवर्ती ने किया। कार्यक्रम में नृत्य और संगीत के माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रस्तुत फागुन गीत से हुआ। तत्पश्चात गीत वितान कला केंद्र के कलाकारों ने रविंद्र संगीत पर नृत्य और नाटक के माध्यम से ऋतुराज बसंत का स्वागत किया। इस बारे में गीत वितान कला केंद्र के उपाध्यक्ष रजनीश सिन्हा ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को शांति निकेतन की तर्ज पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। वहीं कलाकारों और संगीत प्रेमियों को रविंद्र संगीत से परिचित कराने का उद्देश्य भी इसमें शामिल रहा। गीत वितान कला केंद्र विगत 30 वर्षों से बसंत उत्सव का कार्यक्रम मनाते आ रही है और लोगों के मन में ये भ्रांति फैली हुई है कि यह बसंत पंचमी से संबंधित, वास्तव में ये होली त्यौहार से संबंधित है। क्योंकि बसंत ऋतु पंचमी के सरस्वती पूजा के पहले से प्रारंभ हो जाता है और इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते आ रहे हैं। और इस दौरान गीत वितान कला केंद्र के विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में दुर्ग विश्वविद्यालय के कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप भी विशेष रूप से मौजूद थे। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।